सन यानी कि सूरज, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में और कुछ बताने की ज़रूरत है। पर क्या आप सच में सन के बारे में सब कुछ जानते हैं? मेरे कुछ सवाल शायद से आपको गलत साबित कर सकते हैं। सन क्या है? आखिर सन है क्या? सन किससे बना है? और सन के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सन से अर्थ पर जितनी भी एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो है 430 क्वांटिलियन जूल्स पर आवर। और ये इतनी एनर्जी है कि आप इतनी एनर्जी से अर्थ पे मौजूद सारे घरों को 5 साल से भी ज़्यादा देर तक पावर कर पाओगे। जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था कि सूरज जो है वो एक आग का गोला है, पर मैं गलत था, क्योंकि एक आग को जलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है: फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्पेस में हवा नहीं होती, और अगर स्पेस में हवा नहीं है तो ऑब्वियसली स्पेस में ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो स्पेस में आग भी नहीं जल सकती। तो हैंस प्रूव्ड कि सन एक आग का गोला नहीं है। पर ये एक और सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर सन है क्या? फिर से वही सवाल। तो इसकी स्टार्टिंग होती है यूनिवर्स की स्टार्टिंग के साथ, जिसको कहते हैं द बिग बैंग। और द बिग बैंग में इतनी एनर्जी थी कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से दूर जा रहे थे। पर एक चीज़ थी जो कि उन सबको वापस पास ला रही थी, और जो कि थी ग्रेविटी। और इसी की वजह से आप अभी अर्थ पर खड़े हो, और इसी की वजह से अर्थ सूरज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और इसी की वजह से स्पेस में मौजूद मोस्टली ऑब्जेक्ट जैसे कि सन और अर्थ सर्कुलर शेप में होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी हर एक डायरेक्शन में इक्वल फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर शेप मिलती है। और इसी वक्त एंट्री होती है प्रेशर की। प्रेशर, जैसे जैसे आप किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के सेंटर में जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पुल इंक्रीज होता जाएगा, और ग्रेविटेशनल पुल के इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और अगर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है तो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। और मैं आपको बता दूं कि सन के सरफेस में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर आप अर्थ पे 50 केजीज के हो तो आपका वेट सन पर 600 केजीज होगा। और जैसे जैसे ग्रेविटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे हम सन के सरफेस से सन की कोर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ही ग्रेविटी इंक्रीज होगी, और ग्रेविटी के इंक्रीज होने के साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ साथ टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है अगर कोई भी चीज़ उसको कूलिंग प्रोवाइड नहीं करती। और टेम्परेचर को इंटरमॉलिक्यूलर वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, और आसान भाषा में द काइनेटिक एनर्जी। और सूरज 90% हाइड्रोजन का बना है, और हाई टेम्परेचर के चलते यह हाइड्रोजन प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आयनाइज्ड हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज़्यादा तेज़ मोशन करने लगती है, बिल्कुल इस तरह। और जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तब ये एक दूसरे के दूर जाने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कोलम्ब फोर्स। हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जब 4 प्रोटॉन्स पास में आते हैं तब ये हीलियम में फ्यूज हो जाते हैं, और इसी में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं बीटा डीके, जिसकी वजह से उन 4 प्रोटॉन्स में से 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि 4 हाइड्रोजन के एटम्स मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं। यानी कि अगर हम इन चारों का मास ऐड अप कर दे तो हमें हीलियम का मास मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। और इसी के अंदर एंट्री होती है वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बताई गई थी, वो है E = mc²।
और इस इक्वेशन के अंदर E का मतलब होता है एनर्जी और M का मतलब है मास और c² या फिर c इज द स्पीड ऑफ लाइट जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये इक्वेशन बेसिकली हमें ये बताती है कि थोड़ा सा मास का मतलब होता है बहुत सारी एनर्जी। ऐसा इसलिए क्योंकि c² एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको फाइंड करना है कि सन से हर सेकेंड कितनी एनर्जी रिलीज होती है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हर सेकेंड 6 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू 596 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा कि कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। वो हम 600 माइनस 596 मिलियन टन्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 मिलियन टन्स, यानी कि इतने केजीज। और हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा c² के साथ, जो कि हमें देगा 3.6 × 10⁻26 जूल्स। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 430 क्वांटिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी सन से अर्थ पर आ रही है हर घंटे। पर अगर हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें कि सन से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब कि अर्थ पर 0.000000001% से भी कम एनर्जी आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, पर क्या सन में इतना हाई टेम्परेचर है? वेल, इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, तो आपको आंसर मिलेगा कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। पर सन के कोर में सिर्फ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि फिर भी बिना हाई टेम्परेचर के सन में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन को होने के लिए हाइड्रोजन को कॉलम बैरियर को पार करना होता है, और कॉलम बैरियर को पार करने के बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेता है। पर कॉलम बैरियर को पार करने के लिए हाइड्रोजन को चाहिए होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर सन में नहीं होता। तो सन एक ट्रिक यूज़ करता है जिसको कहते हैं क्वांटम टनलिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन कॉलम बैरियर के बीच में से निकल के उस तरफ पहुंच जाता है और न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और सन भी इस रेयर प्रोसेस के बलबूते पे आज ग्लो कर रहा है। अगर आपने आंट-मैन मूवी देखी है तो आपने क्वांटम टनलिंग के बारे में एक न एक बार तो ज़रूर सुना होगा। और क्वांटम टनलिंग आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि साइंटिस्ट को पता है कि ये होता है, पर ये नहीं पता कि आखिर ये क्यों होता है। और क्वांटम टनलिंग इतना सिंपल नहीं होता जितना मैंने इस वीडियो में बताया है। ये इससे कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो लाऊंगा। और थैंक यू गाइस इतना ही था इस वीडियो के लिए। होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए साइंस से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।